नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीन। देश की वर्तमान परिस्थितियों पर टीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। इस परिचर्चा में वक्ताओं ने देश में जो गतिविधियां चल रही हैं उनका विश्लेषण किया। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस को बुरी तरह डरा दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस को राहुल गांधी ने एक बार फिर बुरी तरह से डरा दिया है। दरअसल संविधान को खत्म करने की कोशिश का क्या नतीजा निकल सकता है, इस बात को मोदी लोकसभा चुनाव में भुगत चुके हैं और आज राहुल गांधी ने एक बार फिर हाथ में संविधान लेकर दलितों के बीच खड़े होकर ऐलान कर दिया कि अब दूसरी आजादी जल्द ही मिलने वाली है। मोहन भागवत को भले ही लगता है कि देश को असली आजादी राम मंदिर के उद्घाटन से मिली, लेकिन राहुल गांधी ने बता दिया है कि एक आजादी 15 अगस्त को मिली थी और अब दूसरी आजादी भी आने वाली है, जिसमें दलितों को सत्ता में भागीदारी भी मिलेगी और सत्ता की ताकत में हिस्सेदारी भी मिलेगी। आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी ने दिल्ली में वंचित समाज दशा और दिशा कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे, जिसमें देश भर के दलित नेता, दलित समाज की बड़ी हस्तियां पहुंची थीं। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने एक जबरदस्त भाषण दिया, जो शायद उनके बेहद अच्छे भाषणों में से एक कहा जा सकता है। जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। इसी कार्यक्रम में दलित समाज दशा और दिशा, इस वंचित समाज दशा और दिशा, इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है, वो भाषण उनके बेहद अच्छे भाषणों में से एक कहा जा सकता है। इसमें राहुल ने शिक्षा व्यवस्था, दलितों के राजनीतिक अधिकार, कांग्रेस पार्टी की गलतियां, मीडिया की भूमिका, इन सब को लेकर जनता की शक्ति, सबके बारे में बहुत ही सुलझे हुए ढंग से बातें की हैं। अपनी भारत जोड़ो यात्रा का श्रेय जनता को देते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, यहीं से शुरुआत करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं राहुल गांधी और कह रहे हैं कि मेरे पास एक मेरे साथी आए हमारी टीम का, और उसने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा निकालकर आपने बहुत अच्छा किया। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये मेरी यात्रा नहीं थी, ये जनता की यात्रा थी। अगर मैं अकेला जाता तो फिर क्या कर लेता, क्या ही कर लेता। लेकिन यहां जो बातें कह रहे हैं राहुल गांधी की जुबानी सुनिए। यहीं से शुरुआत करते हैं। बहुत कुछ, और क्यों कह रहा हूं कि बेहद अच्छे भाषणों में से एक है ये भाषण, और इसकी चर्चा अभी हम इस न्यूज पॉइंट में क्यों कर रहे हैं वो भी हम बताएंगे। और साथ साथ महाकुंभ में जो कुछ हुआ है उसकी चर्चा भी होना जरूरी इसलिए है क्योंकि आज फिर वहां भगदड़ मची सुबह सुबह, लेकिन दूसरी दिशा में, और आज फिर से आग भी लगी है उसी महाकुंभ में। उन सब पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी को। आपका कल्चर, आपके जीने का तरीका, आपके आइडियाज, आप बोल रहे हो कि आपने राहुल गांधी का नाम लिया, फिर उसके बाद आपने अंबेडकर जी का नाम लिया, गांधी जी का नाम लिया। कुछ दिन पहले मेरे साथ एक लड़का काम करता है, मेरे पास आया, उसने कहा देखिए आपने जो भारत जोड़ो यात्रा की उसने देश का माहौल बदल दिया। मैंने उससे सवाल पूछा, मैंने कहा भाई बताओ एक बात, अगर मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक अकेला चल देता अकेला, तो माहौल बदल जाता क्या? तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर चला और मैंने माहौल बदला? मैंने माहौल नहीं बदला। माहौल लाखों लोग जो चले थे उन्होंने बदला है। मेरा काम सिर्फ सुनने का है, चुप रहकर सुनने का है। आप अंबेडकर जी की बात करते हो, मैं आपसे पूछता हूं, मैंने उनकी किताब पढ़ी है, उनके जो आइडियाज थे, जो विचार थे, वो कहां से आए? क्या वो उनके दिमाग से आए? जनता से आए, आपसे आए? तो विचार किसके थे? विचार दलित समाज के थे, विचार पिछड़ा समाज के थे, आपके विचार थे। उन्होंने उसको क्रिस्टलाइज किया, वो आपकी आवाज बने। मगर आपके बिना ना अंबेडकर जी में, ना मुझ में, ना महात्मा गांधी जी में, ना किसी में शक्ति कुछ नहीं है हमारे में। पावर आप में है, हिस्ट्री आप में है,
समझ आप में है, ट्रेडिशन आप में है। आपसे बात किए बिना मैं कभी आपकी जिंदगी को समझ सकता हूं क्या? कैसे? अगर मैं आपसे बात, अगर हिंदुस्तान के दलित नहीं बोलते तो लोगों को अनटचेबिलिटी के बारे में मालूम ही नहीं होता। तो यहां साफ साफ राहुल गांधी बता रहे हैं कि आप जो कुछ हैं वो आप हैं, यानी जनता है, जनता के बिना नेता कुछ भी नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने फिदेल कास्त्रो, नाम सुना होगा दोस्तों आप लोगों ने, फिदेल कास्त्रो क्यूबा के नेता फिदेल कास्त्रो का जिक्र कर बताया कि कैसे क्यूबा के तानाशाह को फिदेल कास्त्रो ने अपनी टीम बनाने का क्रेडिट दिया। राहुल गांधी ने उसी अंदाज में बताया कि मोदी कांग्रेस की सफाई कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, यानी कांग्रेस पार्टी की मदद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। फिदेल कास्त्रो का जिक्र करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बाइट राहुल गांधी के इस भाषण के इस अंश को जरूर सुनिए और यहां से कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए, अपनी ही पार्टी के अपने ही नेताओं पर हमला बोलते हुए यहां राहुल गांधी, सुनिए जरा। अब मैं खत्म फिदेल कास्त्रो की एक कहानी से करूंगा, पता नहीं आपको अच्छी लगे ना लगे। सुना है नाम ना? सुना है। एक पत्रकार आया, न्यूयॉर्क टाइम्स का पत्रकार था, वहां पर लड़ाई चल रही थी, वो जंगल में बैठे थे। तो न्यूयॉर्क टाइम्स का पत्रकार गया, बैठ गया उनके साथ, कहता है भैया मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। फिदेल कास्त्रो ने कहा लीजिए। शुरू हो गया। कहता है फिदेल कास्त्रो जी एक बात बताइए, आपकी जो मैनेजमेंट टीम है इसको आप ट्रेन कैसे करते हो? इनको आप मैनेजमेंट कैसे सिखाते हो? इनको आप मतलब लड़ना कैसे सिखाते हो? रेवोल्यूशनरी थॉट कैसे सिखाते हो? फिदेल कास्त्रो जी उसको देखा, कहता है यार तू तो बड़ा बेवकूफ आदमी है, मैं थोड़ी सिखाता हूं। तो चौंक गया, कहता है सर आप नहीं सिखाते तो कौन सिखाता है? कहता है ये जो बटिस्ता बैठा है वो डिक्टेटर था, ये सिखाता है, जिससे आप लड़ रहे हो वो आपकी मैनेजमेंट टीम को सिखाता है। फिदेल कास्त्रो कहता है हां, मैं क्या करता हूं, मैं लोगों को लड़ाता हूं, आधों को मार देता है, बाकी भाग जाते हैं, जो बचते मेरी मैनेजमेंट टीम है। वही काम हो रहा है, वही काम हो रहा है। मोदी जी डरा देता है, भाग जाते हैं, ईडी सीबीआई भाग जाते हैं। मैं कहता हूं भागो भैया, मुझे नहीं चाहिए, जाओ महल बचाओ, जान बचाओ अपनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपनी मैनेजमेंट टीम चाहिए। दानिया तो सुन रहे थे आप, जाओ महल बचाओ, मैं अपनी टीम, अपनी मैनेजमेंट टीम बना रहा हूं। जाहिर है उनके निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जिन्होंने अभी राहुल गांधी को इतिहास पढ़ने की सलाह दी थी। राहुल ने आज की सभा में अरविंद केजरीवाल की हकीकत भी बताई कि वे आरक्षण विरोधी हैं और अरविंद केजरीवाल की सियासत मोदी के काफी करीब है। आइए जरा उसको भी सुन लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल पर भी यहां नहीं रुके राहुल गांधी, उन पर भी हमला बोलते हुए नजर आए। बीजेपी, आरएसएस, अपने ही लोगों यानी अपनी पार्टी और साथ साथ अरविंद केजरीवाल, सबको कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन बहुत ही शानदार भाषण राहुल गांधी का, यह सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल पर क्या कह रहे हैं। मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, जब केजरीवाल जी आए, शुरुआत में ही मैंने इनको थोड़ा देखा, ऑब्जर्व किया। ये जितना मोदी जी एंटी रिजर्वेशन है, जितना मोदी जी एंटी दलित हैं, उतना ही है। ठीक है, ये शायद ज्यादा, थोड़े मोदी जी से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, वो हो सकता है। ये मोदी जी से थोड़ा सा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, ये हो सकता है। ये बात कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में राहुल गांधी। इसके बाद राहुल गांधी शाम को बादली में थे, जनसभा की उन्होंने, और उसमें भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को जमकर कटघरे में खड़ा किया। वंचित समाज दशा और दिशा कार्यक्रम में, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, राहुल गांधी के ठीक बाजू में दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी बैठे थे, जिन्होंने अभी कल या परसों कांग्रेस की सदस्यता ली है।
तो कांग्रेस ने दिल्ली से बिहार तक एक बार फिर बड़ा संदेश दे दिया है। इधर आज बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में भी कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि अंबेडकर के अपमान पर वो अमित शाह से माफी की मांग पर अडिग रहेंगे और इसके साथ ही संवैधानिक संस्थाओं को पहुंचाई जा रही चोट और जेपीसी में की जा रही मनमानियों पर भी कांग्रेस ने अपनी आपत्ति जाहिर कर दी है। तो कुल मिलाकर आज कांग्रेस अपने पुराने तेवर में नजर आई, जिसमें जनता की ताकत से संविधान विरोधी शक्तियों को मात दी जाती थी। कांग्रेस अब फिर उसी राह पर चलने के लिए तैयार है, यह ऐलान राहुल गांधी ने कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके भाषण पर अभी यकीन न करें, बल्कि आने वाले वक्त में उन्हें परखें। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने बाद आप लगातार आप मुझे सुनते रहिए, मेरे काम को देखते रहिए। उसके बाद आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूं, अपनी बातों पर अडिग हूं, तो मुझ पे भरोसा कीजिए। यह बात आज इसी भाषण में राहुल गांधी कह रहे थे। राहुल ने दलितों, अति पिछड़ों, महादलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों सभी से एकजुट होने का आह्वान भी किया है ताकि बीजेपी और संघ को उखाड़ा जा सके। तो क्या राहुल के कारण उखड़ेंगे बीजेपी के पैर? आज इस पे चर्चा करें, लेकिन उससे पहले 2 बाइट छोटी छोटी और सुनाना चाहता हूं। जब संविधान का जिक्र आ रहा है, जिसकी चर्चा अब कल से फिर होगी, क्योंकि कल से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। संविधान का जिक्र आ रहा है, तो संविधान आखिर बना कैसे? बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र करते हुए और उसके साथ साथ जन भागीदारी को बताते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। अंबेडकर जी ने बनाया, ठीक है, मैं मान सकता हूं, मगर यह कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसको दलितों के दर्द ने बनाया है। जो आपने ह्यूमिलिएशन सहा है, जो आपने डिसरिस्पेक्ट सही है, जो आप पर अपमान किया गया है, उसका नतीजा यह है। अगर आप पर अपमान नहीं होता, अगर आपको अछूत नहीं कहा जाता, तो मैं नहीं सोचता हूं यह कॉन्स्टिट्यूशन बनता। तो मैं उस परिवार से हूं जिसने इसको बनाने के लिए भी सैक्रिफाइस किया है। तो मैं इन बातों को समझता हूं, थोड़ा सा, पूरी तरह नहीं, थोड़ा सा समझता हूं। भाई नहीं, डिस्टर्ब मत कीजिए बार बार आप, प्लीज। पूरी तरीके से तो सिर्फ मोदी जी समझते हैं चीजों को। तो इसमें आपका दर्द है, आपका ह्यूमिलिएशन है, आपकी हिस्ट्री है, इसके अंदर है। इसका मतलब यह है कि यह मेरे लिए पवित्र चीज है। संविधान बना कैसे आखिर, इसमें किसका दर्द है, और ये सारी बातें जान फूंकने की कोशिश यहां राहुल गांधी करते हुए नजर आए। लेकिन अपनी पार्टी पर क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, यह भी सुन लीजिए। अगर आप खुद की आलोचना करें, अगर आप खुद के संगठन की आलोचना करें, अगर आप खुद की समीक्षा करें, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और यह काम करते हुए आज राहुल गांधी नजर आए, और इसी मंच से राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं को, अपनी पार्टी को क्या कुछ कहा है, देख लीजिए। संदेश के रूप में ही सही, लेकिन कांग्रेस के लोगों को इसको जरूर सुनना चाहिए। सुनिए। और मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, मैं यह भी कह सकता हूं कि पिछले 10-15 साल में कांग्रेस पार्टी को जो करना था वो नहीं किया। मैं अगर ये नहीं कहूं आपसे, तो मैं आपसे झूठ कह रहा हूं, और मुझे झूठ कहना अच्छा नहीं लगता है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। अगर कांग्रेस पार्टी ने दलितों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, वही तो बोल रहा हूं। तो अगर हमने आपकी कॉन्फिडेंस मेंटेन की होती, कभी भी आरएसएस पावर में नहीं आ सकती थी। मैं यह कह सकता हूं कि जो आपने बात बोली, इंदिरा गांधी जी के टाइम फुल कॉन्फिडेंस मेंटेन थी। दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, अति पिछड़ा, ये सब जानते थे कि इंदिरा गांधी जी लड़ जाएंगी, मर जाएंगी उनके लिए।
बट 1990s के बाद कमी आई थी, वो तो मुझे दिख रहा है। अब नाम तो नहीं लेंगे, बट ये रियलिटी है और इस रियलिटी को कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी में पहले इंटरनल रेवोल्यूशन आना पड़ेगा, जिसमें हम आप लोगों को अंदर डालें। तो सुना आपने, इससे बेहतर समीक्षा और क्या हो सकती है? इससे बेहतर खुद की समालोचना क्या हो सकती है, आलोचना क्या हो सकती है, जो कह लें। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पिछले 14-15 सालों में क्या कुछ किया है और क्या करना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को, यह भी यहां बताते हुए राहुल गांधी ने आज बिल्कुल एक शानदार भाषण, और इस भाषण के जरिए उन तमाम मसलों को, उन तमाम मुद्दों को रखने की कोशिश की जहां से देश की सियासत में बहुत कुछ बदल सकता है। आइए क्या कुछ बदलते हुए हम देखते हैं और यह सोच किस दिशा में ले जा रही है, कांग्रेस पार्टी किस दिशा में जा रही है, और साथ साथ दिल्ली का चुनाव और इन सब के बीच उधर भगदड़ में कितनी मौत हुई सरकार ने आंकड़ा दे दिया है, लेकिन उस पर अभी बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे और क्या इन सब के बीच उखड़ रहे हैं बीजेपी के पांव, ये भी समझेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, शकील अख्तर जी और प्रोफेसर रविकांत जी। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधा शकील जी, पहले आपके पास ही आना चाहता हूं, बहुत बातें हैं आज, बहुत कुछ करना है, आप लोगों से बहुत कुछ जानना है। शकील जी, राहुल गांधी का यह भाषण, इसके बाद उन्होंने आम सभा, एक चुनावी रैली को भी संबोधित किया, लेकिन इस वंचित समाज दशा और दिशा, इस पर जो भाषण है और इस भाषण के बाद, और इसमें से जिन जिन चीजों को, इसमें से बहुत सारी बातें आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाया हूं उनकी जुबानी, लेकिन कह दिया हूं, ये सारी बातें क्या किस दिशा में कांग्रेस की राजनीति को ले जाते हुए दिखाई देती हैं इन बातों के जरिए? और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि क्या मैसेज, क्या पैगाम देने की कोशिश की राहुल गांधी ने? करीब करीब सारी बातें आपने पहुंचा दी हैं और आपको इसके लिए वाकई बहुत बहुत धन्यवाद। न राहुल का यह भाषण कोई दिखाएगा, न कोई दिखा रहा है, आपने करीब करीब इसको पूरा दिखा दिया। निश्चित ही रूप से यह एक क्रांतिकारी भाषण है, बहुत ही मौलिक, जो एक खुद से सोचने वाला आदमी, जनता के बीच रहने वाला आदमी ही दे सकता है। निश्चित ही रूप से जैसा आपने कहा कि राहुल का यह भाषण न केवल उनके भाषणों में बहुत ऊंचे पाए पे जाएगा, बल्कि और जो बहुत सारे भाषण होते हैं देश के नेताओं के, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के, उनकी भी रैंकिंग होती है, उसमें भी ये बहुत ही ऊंचे स्तर पर जाएगा। क्यों? दुनिया के सबसे अच्छे भाषण वह माने जाते हैं जिसमें आत्मनिरीक्षण हो, जिसमें अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में, अपने काम के बारे में सोचा जाए। और राहुल ने आज वही किया। आज राहुल ने जो अपना भाषण शुरू किया, वो उन्होंने इससे शुरू किया कि दुनिया के जो बड़े विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें एडमिशन के लिए जो टेस्ट होता है, SAT, बहुत मशहूर टेस्ट होता है, वो हिंदुस्तान के भी सारे बच्चे उसको देते हैं, यहाँ बड़े बड़े सेंटर बनते हैं यहाँ पे, और निश्चित रूप से वो काफी मुश्किल होता है, लेकिन जो बच्चे उसको पास कर लेते हैं उनके लिए आगे दरवाजा खुल जाता है। तो उसके जरिए उन्होंने भारत के दलित, पिछड़े और आदिवासियों की जो हकीकत बयान की है वह बिल्कुल सही है। जो काम आज भारत में राहुल करने की कोशिश कर रहे हैं, वह अमेरिका में या पश्चिमी देशों में पहले हो चुका है। था क्या कि सेट का जो एग्जाम होता था, उसमें जो गोरे बच्चे होते थे, जिन्हें व्हाइट कहते हैं, वो ज्यादातर अच्छे मार्क्स ला के और उसमें सिलेक्ट हो जाते थे, और जो अफ्रीकन लोग होते थे, बाकी लोग होते थे, स्पेनिश वगैरह, उनके नंबर कम आते थे, वो नीचे रह जाते थे, तीसरे चौथे उसमें, और उनका नहीं हो पाता था। तो वहां एक प्रयोग किया गया, राहुल ने बताया, ये राहुल बता रहे हैं सारी बातें, और किसमें बता रहे हैं? वंचित समाज के सम्मेलन में, जहां लोग बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रहे हैं। और आप राहुल को देखिए कि राहुल कितने शांत और संयमी बने हुए हैं,
आमतौर पे लोग बीच बीच में टोकते हैं, बात करते हैं, वो सब भी हो रही है, लेकिन राहुल उससे कहीं पे भी किसी भी तरह से अपने भाषण में कोई बाधा नहीं आने दे रहे हैं। तो राहुल ने कहा कि उस टेस्ट में एक प्रोफेसर ने एक प्रयोग किया और उसने जो है, जो अफ्रीकन लोग थे, उनके प्रोफेसर थे वगैरह, उनसे एक बार पेपर बनवा दिया और नतीजा सारे व्हाइट लोग फेल हो गए। बहुत क्रांतिकारी भाषा है। जैसा कि वो एक कविता है कि लोहे का अगर स्वाद पूछना है तो वो घोड़े के मुंह से पूछो। जो हॉकी खेलने वाला है आप उससे क्रिकेट की भाषा में बात नहीं कर सकते। दलित, पिछड़ा, आदिवासी का जो समाज है, उनकी जो मनोदशा है, उनकी जो स्थितियां हैं, उनके बारे में आप उनसे बात करो तो उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मैदान में उनसे बात करो, खेलने की बात करो, ताकत की बात करो, क्षमताओं की बात करो, कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आप साजिशों की बात करोगे तो साजिशों में वो पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। तो राहुल ने इस एक एग्जाम्पल के जरिए भारत की सच्चाई जो है लोगों के सामने रख दी कि जो एक मेरिट का सवाल यहां बार बार उठाया जाता है कि मेरिट है साहब, आरक्षण मेरिट को खत्म करता है। उन्होंने कहा नो, आरक्षण कहीं मेरिट को खत्म नहीं कर रहा है। मेरिट जो है उसकी जो पैमाने हैं वही गलत है। तो राहुल ने आज इस भाषण के जरिए जो है दलितों के लिए एक नया रास्ता खोला। और जो कांग्रेस की आप बात कर रहे थे, वो बात हम भी काफी दिनों से कह रहे हैं, बहुत सारे लोग भी बहुत दिनों से कह रहे हैं, और आज राहुल ने उसको बड़े साफ शब्दों में कह दिया कि पिछले 10-15 सालों में कांग्रेस में जो कमियां रही हैं, कांग्रेस ने जो काम नहीं किया है, उसको देखना पड़ेगा और कांग्रेसियों को खुद देखना पड़ेगा। अगर उन्होंने वो देखा होता तो आरएसएस कभी सत्ता में नहीं आती। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कि आरएसएस जो सत्ता में आई है उसकी वजह आरएसएस की कोई क्षमता नहीं है, जिसको लोग बताते रहते हैं कि आरएसएस की क्षमता है, मोदी जी का कोई बहुत बड़ा प्रभाव है। वो वाकई कांग्रेस की कमी है। इंदिरा जी थी, वाकई इंदिरा जी जो है समाज के हर वर्ग की सुनती थी, उनको प्रतिनिधित्व देती थी। लेकिन बाद में ये सिलसिला खत्म हुआ और नतीजा ये हुआ कि पिछले 11 साल से जो है पूरे देश में आरएसएस, या जैसा कि उन्होंने केजरीवाल के बारे में कि वाकई आप अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लंबी चर्चा की जरूरत है। राहुल ने क्या कहा? राहुल आमतौर पे हमारे यहाँ सब लोग, चाहे किसी भी क्षेत्र के हो, हम पत्रकार लोग हों, लेखक हों, राजनीति के लोग तो करते ही हैं, खुद श्रेय लेते हैं, मगर अच्छा कप्तान कभी खुद श्रेय नहीं लेता। राहुल ने कहा मैंने कोई माहौल नहीं बदला है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, दूसरी यात्रा हुई, ये तो आप लोगों ने की है सारी की सारी, और ये माहौल जो बदला है आप लोगों की वजह से बदला है। मैं अकेला चलता तो क्या होता? जनता की ताकत क्या होती है? देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज जनता होती है। हमारे देश में, आज दुनिया भर में भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और इसमें जनता को सर्वोच्च माना गया है। और राहुल ने आज उसकी सर्वोच्चता को एक नए तरीके से समझाया कि डॉक्टर अंबेडकर, गांधी और मैं खुद या कोई भी वाकई कुछ नहीं है, व्यक्ति परिस्थितियों से बनता है। बहुत पुरानी अवधारणा है ये, इसके ऊपर बहुत लिखा गया है। वही राहुल ने कहा। तो आपके विचारों से, आपके बीच रह के हम लोग सीखते हैं, समझते हैं। हम लोग जैसे लोग सीखते हैं, मतलब राहुल जैसे लोग सीखते हैं, मोदी जी जैसे लोग नहीं सीखते, केजरीवाल जी जैसे लोग नहीं सीखते। तो ये उन्होंने बताया। दूसरा जो उन्होंने एक और बड़ी खास बात कही है, वो ये कही है कि जो ये मीडिया है, ये मीडिया सिर्फ हिंदुस्तान में ऐसा काम नहीं करता, पूरी दुनिया में ऐसा काम करता है, क्योंकि ये खास वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं से सारा मीडिया आता है। उन्होंने पूछा ना कितने दलित हैं? जी बिल्कुल। ये एंकर जो है, पिछड़े कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटी के कितने हैं? सही सवाल पूछा, कोई नहीं है। तो वो जो उन्होंने फिदेल कास्ट्रो का उदाहरण दिया, बड़ा अच्छा दिया। और जो एक शब्द कहा उन्होंने, वो राहुल उतना कड़ा शब्द कभी बोलते नहीं है कि आप बेवकूफ हो, लेकिन कुछ ऐसे नेता हुए हमारे देश में जो ये बोल देते थे। कई बार हमको भी डांट पड़ी। एक नेता, हम नाम नहीं बताएंगे, उनसे किसी हमारे साथी ने कहा कि साहब उनका इंटरव्यू करना है। हमने कहा चले जाओ। वो गए और जाके पहले ही साल पूछा कि साहब अपने बारे में बताइए कुछ। उन्होंने उसको तो भगाया ही, सीधा फोन हमारे पास आया, किस किस को पहुंचा देते हैं जी। ये मुझसे मेरे ही बारे में पूछ रहा है, मेरे बारे में कुछ जान के नहीं आया। ये मुझसे ये उम्मीद कर रहा है कि मैं अपना जन्म, अपने पिता का नाम और अपने बारे में बताऊंगा। तो ये उन्होंने शब्द कहा कि तुम बेवकूफ हो मीडिया से। राहुल इस शब्द का उपयोग हालांकि नहीं करते हैं, राहुल को करना भी नहीं चाहिए, राहुल की बड़प्पन है, लेकिन ये सच्चाई है कि हमारा मीडिया आज क्या कर रहा है। अलग अलग मौकों पे हम सब ने ये देखा। दूसरी एक खास बात हम और बताना चाहेंगे कि देखिए, जो माहौल होता है, जो सच्चाइयां होती हैं, उसमें भाषा अपने आप बन जाती है और वो भाषा साहित्य बन जाती है। जी। राहुल ने जो एक शब्द बोला, वाक्य बोला उन्होंने, जो
कि दलितों के दर्द ने इस संविधान को रचा है। ऐतिहासिक वाक्य ही, वाकई सही बात है कि उस दलितों के दर्द को गांधी ने पहचाना था, नेहरू ने पहचाना था, डॉक्टर अंबेडकर ने पहचाना था। अंबेडकर तो जिए थे उसको, सही शब्द ये कि अंबेडकर तो जिए थे उसको, बिल्कुल। लेकिन संवेदना के साथ, पूरी संवेदना के साथ नेहरू ने और गांधी ने उसको पहचाना था, और उसी से हमारा संविधान निकल के आया। इसलिए इस संविधान को न कोई मिटा सकता है, न इस संविधान को कोई कमजोर कर सकता है। अब एक बात हम और कहेंगे, वो बहुत जरूरी है कि देखिए, राहुल जैसे नेता का हम हिंदुस्तान के लोगों ने सही रूप से पहचान नहीं की है। आज का भाषण ये बताता है कि राहुल के बारे में जितने भी चीजें कही जाती है, उन्हें पप्पू कहा जाता है, उनके बारे में और तमाम आलोचनाएं की जाती है, लेकिन वो आदमी कितना पढ़ा लिखा है और कितना उसको जमीनी सच्चाइयां मालूम है, कितनी उसके अंदर संवेदना है और चीजों को समझने और सीखने की कोशिश करता है। आदमी की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि सीखता कितना है। राहुल लगातार सीखते हैं। राहुल ने क्या कहा कि मैं थोड़ा सा जानता हूं। पीछे से किसी ने आवाज लगाई कि नहीं नहीं, तो उन्होंने कहा ना, सब कुछ तो मोदी जी जानते हैं, सर्वज्ञ तो वही है। एक दिन उन्होंने कहा था कि भगवान से भी वो कह सकते हैं। तो राहुल का ये जो है, खुद के बारे में हर पढ़ा लिखा दुनिया के जितने बड़े बड़े विचारक हुए हैं, विद्वान हुए, सबने एक ही बात कही है कि मैं थोड़ा सा जानता हूं, मैं सब कुछ नहीं जान पाया। और जो सब कुछ जानने का भ्रम पालते हैं वो दरअसल कुछ नहीं जानते हैं। तो निश्चित रूप से राहुल का आज का ये भाषण है, चुनाव के दौरान दिया गया है, इसको पूरा का पूरा जो है देश भर के दलित और वंचित समाज में, पिछड़े में, आदिवासी में पहुंचना चाहिए। कांग्रेस कैसे पहुंचाती है, खुद दलित समाज और वंचित समाज कैसे पहुंचाता है, ये देखना होगा। लेकिन अगर ये देश भर में पहुंच जाए, इसके जगह कैसेट बच जाए, ये राहुल के वीडियो दिखा दिए जाए, तो लोगों की समझ में आ जाएगा कि एक नेता अभी भी उनके पास ऐसा है जो वाकई इस देश को बदलना चाहता है और इस देश के जो कमजोर, पिछड़े, दलित, आदिवासी है, वंचित समाज है, उनकी जिंदगी में सुधार करना चाहता है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कुछ राहुल गांधी के इस भाषण से बहुत कुछ निकल के आ रहा है, इसलिए इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। चर्चा और भी पॉलिटिक्स, राजनीति की, सियासत की और भी करेंगे, महाकुंभ की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर रविकांत जी, जरा आपसे समझूं। प्रोफेसर साहब, आपने भी सुना होगा राहुल गांधी के इस भाषण को, और सबसे बड़ी चीज की हर चीज का श्रेय ये जनता को दे रहे हैं, और इसके साथ साथ चाहे वो खुद की जो उनकी यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसका श्रेय हो, या संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर ने जो दिया, उसमें भी जनता, यानी साफ साफ कहना कि क्या नेहरू, क्या गांधी, क्या आंबेडकर, या क्या मैं यानी राहुल गांधी, आपके बिना कुछ नहीं है। और साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि कांग्रेस ने 15 साल तक, पिछले 15 सालों में कांग्रेस को जो काम करना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं किया। क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, राहुल गांधी को हम लोग लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उनके भाषणों का लगातार विश्लेषण कर रहे हैं। इतने बौद्धिक भाषण है उनके, और शकील जी ने बहुत सही कहा कि समय दुनिया के जो बड़े बौद्धिक राजनेता होंगे, उनमें से बहुत कम लोगों के ऐसे भाषण होंगे। और उस दौर में जब भारत में राजनीति झूठ, फरेब, छल, प्रपंच, हिंसा, इस सब पर आधारित हो, उस समय इतनी नेक नियति से, इतनी उदारता से, इतनी विनम्रता से, सच्चाई और ईमानदारी से अगर कोई व्यक्ति बोलता है, तो सच में इस व्यक्ति के लिए लोगों का वो भाव होना चाहिए। मैं जानबूझ करके भक्ति या समर्पण शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राजनीति में ये अंततः तानाशाह को पैदा करता है जी। लेकिन लोगों का जो भाव होना चाहिए एक ऐसे नेता के प्रति, वो अब तो खैर दिखने लगा है, लेकिन अभी वो मोदी की जो भक्त मंडली है, उसकी आंखें वो कुंभ में इतनी होने वाली मौतों के बाद भी नहीं खुलने वाली, ये मुझे पूरा यकीन है। दूसरी बात कि जिस बात को वो कह रहे हैं, और मैं तो आपके साथ लगातार ये कहता रहा हूं कि राहुल गांधी वो शख्स है
जिन्होंने इस देश के पीड़ितों के दर्द को महसूस किया है, भोगा है। महसूस करना थोड़े दूर की बात होती, लेकिन भोगा है खुद। और उस दर्द को जिस तरीके से वो व्यक्त कर रहे हैं, वो परिश्रम के दर्द को, वो यातना के दर्द को, वो हिकारत के दर्द को, अपमान के दर्द को, ये रूबरू है उनसे। इसलिए वो ज्यादा दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को समझ रहे हैं। और ये विनम्रता है राहुल गांधी की, बड़प्पन है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं समझ रहा हूं। वरना सर्वज्ञ और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हमारे पास हैं। तीसरी बात, मैं एक ऐसे राहुल गांधी को आज देख रहा हूं, हो सकता है कि मैं थोड़ा ओवर एनालिसिस कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जो 2024 में हम लोगों ने एहसास किया था कि 2025 में एक नई कांग्रेस और एक नए राहुल गांधी सामने आएंगे। वो राहुल गांधी जो अपने विचारों के हिसाब से, अपने सिद्धांतों के हिसाब से और अपने जो राजनीति की समझ है उसके अनुसार वो अपनी पार्टी का एक तरह से रूप देंगे। और यही वजह है कि खुल करके वो उस बात को स्वीकार कर रहे हैं। ये जो आत्म स्वीकार का भाव है, एक तो जो बड़ा व्यक्ति होता है, माने जिसका दिल बड़ा होता है, वो व्यक्ति तो करता ही है। लेकिन अगर हम इसको राजनीतिक निगाह से देखें तो राहुल गांधी का ये भाषण उस लाइन पर जा रहा है कि एक नई कांग्रेस, और जो कांग्रेस दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को, मुद्दों को सबसे ज्यादा सामने लेकर के जिसकी वो बात कर रहे हैं, चाहे जाति जनगणना का मुद्दा हो या आरक्षण को बढ़ाने की बात हो, ये वो लगातार कर रहे हैं। तो एक नए कांग्रेस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और हो सकता है कि कोई बड़ा चेंज हमको दिखाई पड़े। अभी केवल हम इस तरह के प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। और तीसरी बात कि अभी मैं लौटा हूं गुजरात से, और मैं पहली बार गया भाई मोदी जी का गुजरात। हालांकि जो मैं सोचता था उससे बहुत अलग निकला, और मुझे लगा कि हम गांधी जी वाले और पटेल साहब वाले गुजरात में हैं, क्योंकि हम लोग यहां बैठ के कुछ और सोचते हैं। मेरा भ्रम दूर हुआ कि जो गुजरात है। साबरमती आश्रम में भी गया, और मैं जिस कार्यक्रम में गया था उस कार्यक्रम में मैंने ये महसूस किया कि अब गुजरात जैसा राज्य भी उस पूरे परिवर्तन के लिए तैयार खड़ा है राहुल गांधी की सरपरस्ती में। पिछड़ों का ही कार्यक्रम था। तो वो जो चीज हमको दिखाई पड़ रही है, और गुजरात भुरभुरी जमीन पर खड़ा हुआ है। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतना गुस्सा गुजरात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ। हमें तो लगता था कि उत्तर प्रदेश में इतना होगा, बहुत गुस्सा। और ये गुस्सा जब गुजरात में है तो फिर पूरे देश में वो चीजें हैं। तो एक नए कांग्रेस की तरफ, एक नए राहुल गांधी की तरफ ही नहीं, मुझे लगता है कि एक नए भारत की तरफ ये देश बढ़ रहा है, और जिसकी अगुवाई राहुल गांधी करते हुए दिख रहे हैं। और एक ऐसे नेता के रूप में जो बिल्कुल जनता के बीच से निकल करके, भले ही वो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए हो, देखिए व्यक्ति जब बड़ा होता है और हम उसका विश्लेषण करते हैं तो महान वो होता है कि जो बड़े जगह से निकल करके आए और सामान्य धरातल पर आकर की बात करे, इसको कहते हैं महानता। अब मोदी जी को देख लीजिए दूसरी तरफ, क्या दावा तो उनका है कि चाय बेचते थे, वो आज दिन में 3 बार सूट बदलते हैं, 16,000 करोड़ के 1600 करोड़ के हवाई जहाज में चलते हैं, 8 करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं,
ये अंतर है राहुल गांधी की राजनीति में और नरेंद्र मोदी की राजनीति में। जी। और जो हो रहा है चारों तरफ कुंभ मेले से लेकर के, और मैंने गुजरात में भी देखा, एक भय का माहौल जरूर है लेकिन गुस्सा है लोगों में। अभी भी आप देख लीजिए, आज ही जा चुके हैं लोग। तो जो राहुल गांधी अब करना चाह रहे हैं वो अब सामने है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उनको ये मौका भी मिलने जा रहा है, क्योंकि इस देश के लोग अब ये बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। आज जिस सभागार में ये कार्यक्रम है, आप देखिए, एक एक चेहरे को देखिए, वो ऐसे चेहरे जो इतना कॉन्फिडेंट है और राहुल गांधी के साथ मुट्ठी बांध करके चलने के लिए तैयार है। ये जब जज्बा लोगों में होता है, इसको लीडरशिप कहते हैं। वो मोदी के फेक नारे लगवा करके और अपने लोगों को खड़ा करके वो लीडरशिप नहीं होती। वो कुछ समय का चलता है, लेकिन असल में जिस लीडर को हम देख रहे हैं, जिस राहुल गांधी को हम देख रहे हैं, ये मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं कि नहीं बनते हैं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत बौद्धिक राजनेता के रूप में राहुल गांधी, बेहद संवेदनशील नेता के रूप में, एक जननायक के तौर पर इस देश में ही नहीं दुनिया के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएंगे। इसमें कोई मुझे शंका, शक नहीं दिखाई पड़ता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी की राजनीति किस दिशा में है और कैसे वो अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। 15 साल से कांग्रेस पार्टी को जो काम करना चाहिए था कांग्रेस ने नहीं किया, और कैसे दलित समाज, वंचित समाज और अल्पसंख्यक ये छिटकते गए, बिदकते गए, और उन सब के दम पे, और अगर ये छिटक गए इसीलिए आज यहां आरएसएस का शासन है, बीजेपी का राज है, ये बात कहते हुए राहुल गांधी, जरा आना चाहता हूं इसी मसले पे प्रशांत टंडन जी आपके पास। कैसे देखते हैं प्रशांत जी इस राजनीति को, इस भाषण को, और इस भाषण से जो राजनीति है उसकी दिशा? वंचित समाज दशा दिशा सब्जेक्ट था, लेकिन यहां कांग्रेस पार्टी दशा दिशा अगर कहें, या इंडिया गठबंधन दशा दिशा, या विपक्ष दशा दिशा कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। जो राहुल गांधी का भाषण है उससे जो कुछ निकल के आ रहा है मेरे हिसाब से, आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज के भाषण को मैंने सुना, और आज के भाषण को सुन के ऐसा लगा कि अब राहुल गांधी ने ये जो नफरत की राजनीति है, और जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हुए, और बीजेपी की तमाम सरकारें हैं, लगातार चुनावों में सफलता है, इसका तोड़ निकाल लिया उन्होंने। उसका जो पॉलिटिकल, उसकी जो नफरत की राजनीति का जो वजह है, उसका काम पूरा हो गया है। अब उसको केवल, और वो खुद राहुल गांधी ने हिंट किया कि वो आगे कैसे होगा। याद कीजिए कि हम लोगों ने एक राहुल गांधी की पॉलिटिक्स पे एक पॉडकास्ट किया था, और थोड़ा आलोचना भी की थी राहुल गांधी के भाषणों की, कि वो करेक्ट नहीं है पॉलिटिक्स से, या विमर्श जो कांग्रेस पार्टी के अंदर की जो संरचना है उससे। आज राहुल गांधी ने खुद इसको मान लिया, ये बहुत बड़ी बात है। यहां से अब जो आगे कांग्रेस निकलेगी, राहुल गांधी निकलेंगे, तो उससे लगता है कि अब जो है कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल से ज्यादा बड़ा सवाल है कि देश जो है वो एक स्वस्थ 21st सेंचुरी के लोकतंत्र की तरफ अग्रसर हो। क्या कारण है कि चीन में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाती है, अमेरिका में बन जाती, भारत में नहीं है? क्योंकि भारत के लोगों को आपने 90% जो टैलेंट पूल है भारत का, उसको तो बाहर किया हुआ है। इस बात को राहुल गांधी समझ रहे हैं कि जो भी आपके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, राजनेता, मैनेजमेंट के लोग, पत्रकार जो भी आ रहे हैं, जजेस, वो भारत के 10% पॉपुलेशन का टैलेंट पूल है। ये 90% का टैलेंट पूल बाहर है, जिसकी वजह से ओलंपिक में मेडल नहीं आते, जिसकी वजह से यहां पे कोई इनोवेशन नहीं होता। ऐसा नहीं कि भारत में टैलेंट की कमी है,
और जिस तरीके से पिछले 10, 12, 15 सालों में सांप्रदायिकता की राजनीति ने देश के युवाओं को खासकर बुरी तरीके से दिग्भ्रमित कर दिया जी। मेरे ख्याल से ऐसे वक्त में एक ऐसा नेता मिलना जो ऐसी बात कर रहा है वो देश को काफी आगे ले जाएगा। वो एक रोड मैप दिखाई दे रहा है और ये कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी और पॉलिटिकल पार्टीज हो, उन सब में एक दिशा की कमी थी। ये पूरे इंडिया गठबंधन को डायरेक्शन देगा कि पॉलिटिक्स किस तरह जानी चाहिए और कैसे देश का विकास होगा। देश का विकास संविधान के ही जरिए होगा। अमेरिका भी आज अगर दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश है तो वहां के संविधान की जीत है। तो इसलिए आज का भाषण जो था उनका एक, जिसको मैं कह सकता हूं कि उनके पॉलिटिकल अब तक के करियर में, अब तक की पॉलिटिक्स में दिशा तो वही है, लेकिन एक मील का पत्थर जरूर है। काफी कुछ आगे की बात हुई है और ये आगे की बात अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है हम लोगों को देखना है। लेकिन आज के भाषण से लग रहा है कि अब उन बातों पर इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। बहुत साफ साफ इशारा किया है कि पिछले 10, 11, 12 साल में कांग्रेस पार्टी को जो करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। तो कांग्रेस के अंदर के कार्यशैली में, कांग्रेस के तौर तरीकों में, नेताओं में, इन सब में बात होगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो वहां पे आई, जो कि जिसको मैं कहूंगा कि पैराडिम शिफ्ट है, वो पैराडिम शिफ्ट ये है कि रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा अहम है हिस्सेदारी, पावर शेयरिंग। इसको कैसे उसका असर होता है ये हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे मोटे चुनाव जीतना, राजीव जी, इतने विषाक्त माहौल में एक चुनाव कोई किसी राज्य का जीत जाना, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे कैंसर का इलाज बुफेन से हो रहा है, कैंसर का इलाज दर्द की दवा से हो रहा है, और वो कैंसर का पूरा इलाज जो है उसकी दिशा जो है इस राहुल गांधी के भाषण में दिखाई दे रही है आज। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी के इस भाषण में क्या कुछ दिखाई दे रहा है वो हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। जरा प्रकाश जी आपसे भी समझना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की दशा दिशा की जरा चर्चा की, बताइए जरा क्या चल रहा है इसमें, क्या माना जाए इसको। धन्यवाद राजीव जी। आज राहुल गांधी ने जिस तरह की बातें कही और जो भाषण दिया, वो उसके बारे में शकील जी और प्रोफेसर रविकांत जी और प्रशांत जी बता चुके हैं, ज्यादा उसके बारे में और बहुत क्या कहा जाए। लेकिन एक बात है कि जिस तरीके से राहुल गांधी बदले हैं पिछले 2-3 सालों में और जिस तरीके से कांग्रेस बदली है, उससे पूरा का पूरा परिदृश्य बदलता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई भी दो मत नहीं। अभी राहुल गांधी जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, एक बात है कि वो ज्यादा व्यावहारिक मुद्दों की बात कर रहे हैं, व्यावहारिकता की बात कर रहे हैं। अब राहुल गांधी की बातें सैद्धांतिक बातें नहीं बची, सिद्धांत से आगे बढ़कर उस पर अमल कैसे किया जाए इसकी बात हो रही है। राहुल गांधी जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं, मतलब सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं पर बरसे, वैसे ही उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में भी बात की और बदलाव की बयार के बारे में उन्होंने बताया कि क्या क्या बदलाव इस राजनीति में संभव है। और चूंकि बहुत सारी चीजें हैं, कल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ में दुर्घटनाएं हो रही है, दिल्ली के चुनाव हैं, इन सब बातों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये बात है कि राहुल गांधी ने ज्यादा संतुलित, ज्यादा विवेकशील बातें कही है, जो न केवल कांग्रेस के लोगों को प्रभावित कर रही है, कांग्रेस के लोग उनसे प्रभावित हैं, बल्कि आम लोग भी प्रभावित हैं कि राहुल गांधी क्या क्या कहना चाहते हैं। राहुल गांधी आमतौर पर विवादास्पद बातें करने से बचते रहे हैं, लेकिन जो बातें कहते हैं खुल के कहते हैं, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के बारे में हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में हो। और अब कुछ 2 हफ्ते से तो वे अरविंद केजरीवाल के बारे में भी जिस तरीके से खुलकर बोल रहे हैं, उससे ये बात तय है कि अब राहुल गांधी को इस बात की चिंता नहीं है कि इंडिया अलायंस के दल उनका कितना साथ देते हैं या उनके खिलाफ जाते हैं, क्योंकि उन्हें काफी अच्छा अनुभव हो गया इंडिया की पार्टियों से भी। तो एक परिपक्व नेता के तौर पर राहुल गांधी आ रहे हैं
जिस तरीके से चुनाव आयोग दिल्ली में काम कर रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी इतने बड़े हादसे के बाद, प्रयागराज के हादसे के बाद भी अपने भाषण जारी रखते हैं और चुनावी डंका बजाने में लगे हुए हैं, उससे लोगों के मन में स्पष्ट है, लोगों के सामने साफ है कि कौन नेता किसकी तरफ है, कौन नेता क्या बातें चाहता है। राजीव जी, फिलहाल इतना ही। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक अलग तरह की राजनीति, एक अलग सियासत की हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के इस भाषण को सुन के। और चूंकि देश में बहुत कुछ चल रहा है, उन सब के बीच अगर कोई विचारधारा की लड़ाई की बात करे, कोई उसूलों की चर्चा करे, तो वो चर्चा ज्यादा लाजिमी है। इसलिए यहां पर इन सब बातों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जरा अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास भी आना चाहता हूं। कैसे आप देखते हैं, और क्या सचमुच यहां से एक नई दिशा देखते हुए आप महसूस करते हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी के अंदर? निश्चित तौर पर राजीव जी, आज जो राहुल गांधी ने बातें कही हैं, उन बातों का सार अगर निकाला जाए और उसकी कायदे से विवेचना की जाए, तो ये साफ समझ में आता है कि राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें जो स्वीकार की हैं, और उसकी हम लोग भी राजीव जी लगातार चर्चा करते रहते हैं। जैसे राहुल गांधी ने एक बात कही कि इंदिरा जी के दलितों, वंचितों, अति पिछड़ों के साथ कांग्रेस का संपर्क था और वो समझते थे कि उनकी पार्टी है, और 90 के दशक के बाद ये संपर्क टूटना शुरू हुआ। और राजीव जी, इस संपर्क के टूटने में बहुत बड़ी भूमिका आर्थिक उदारीकरण जो था उसकी भी रही है। उन नीतियों के चलते भी ये संपर्क टूटा, और पंडित नेहरू की जो आर्थिक नीतियां थी उनको सिर के बल खड़ा करने का जो काम हुआ, उसकी वजह से भी ये संपर्क टूटा और उसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान भी हुआ। दूसरा, बहुत ही ईमानदारी के साथ राहुल गांधी ने इस बात को स्वीकार किया कि अगर दलित कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ते तो आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ सकती थी, और ये आज भी सच है। तो राहुल गांधी ने बहुत कायदे से इस बात को स्वीकार किया। दूसरा राजीव जी, जो राहुल गांधी ने आज बातें कही और जिस तरीके से उन्होंने एक से कहा जाए अपना रोड मैप सामने रखा, उसमें एक जो महत्वपूर्ण बात थी, उन्होंने कहा कि भाई काशीराम जी की जो लड़ाई थी, जो उन्होंने लड़ी, वो थी कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और मोदी जी जो कहते हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। भाई आपने जैसे कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं, सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री है, ये कहते हैं मोदी जी। तो राहुल गांधी का कहना है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जो बात है, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की अब लड़ाई नहीं है। लड़ाई ये है कि सत्ता के जो और केंद्र हैं, उस सत्ता में, पावर में आपकी क्या हिस्सेदारी है। असली लड़ाई ये है, क्योंकि आपने वहां रिप्रेजेंटेशन दे दिया, लेकिन वहां सांसद आपका जो चुन के आया है, जो दलित है, वो कहता है कि हमको मूर्ति बना दिया, हम कुछ मूर्ति बोल नहीं सकती है। यही उनका सेंटर था कि मूर्ति बना दिया और मूर्ति बोल नहीं सकती है। तो यानी दलितों को जो या वंचितों को जो देना चाहिए रिप्रेजेंटेशन, वो रिप्रेजेंटेशन समाज के विभिन्न जो सत्ता के केंद्र हैं उनमें भी मिलना चाहिए। वो चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे ठेके पट्टे हो, और चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, सारी चीजों की बातें राहुल गांधी ने आज खुलकर कही। यानी एक तरीके से देखा जाए राजीव जी कि राहुल गांधी ने जो उनकी कांग्रेस है उसका रोड मैप आज खुलकर सामने रख दिया कि राहुल गांधी की जो कांग्रेस होगी उसका रोड मैप क्या होगा, और डाइवर्सिटी जो है वो किस तरीके से होगी, और जो समाज का पिछड़ा और दलित तबका है उसके जो अधिकार है वो किस तरीके से सुरक्षित किए जाएंगे। राहुल गांधी ने अपना एजेंडा आज सेट कर दिया, और ये भी एक तरीके से स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी का एजेंडा तो यही है। इस एजेंडे के साथ जिसको रहना है वो कांग्रेस में रहे, और कांग्रेस इंडिया गठबंधन में तो इंडिया गठबंधन का भी एजेंडा यही होगा। ये दोनों बातें राहुल गांधी ने बिना कहे हुए स्पष्ट कर दिया जी, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी कांग्रेस की मदद करते हैं, तो सीधे सीधे मतलब यही था कि नरेंद्र मोदी मदद कैसे करते हैं। तो उन्होंने चे गुएरा का उदाहरण देखकर, फिडेल कास्ट्रो का उदाहरण देकर उन्होंने बता दिया कि इस तरीके से मदद करते हैं नरेंद्र मोदी कि ईडी सीबीआई भेजकर, और जो कमजोर लोग हैं वो चले जाते हैं, और फिर सीधा सीधा ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ उनका इशारा था कि भाई महल बचाओ, चले जाओ, तो मुझे चाहिए ही नहीं ऐसे लोग। तो यानी राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि आज किस तरीके की उनकी राजनीति है और आगे चलकर क्या आएगा। मैं समझता हूं कि पिछले दिनों उनके जितने भाषण हुए हैं उनमें से अगर सबसे अच्छे भाषणों में कुछ किया जाए कि कौन से 10 उनके भाषण सबसे अच्छे हो सकते हैं, तो ये भाषण भी उनमें से एक होगा जो सबसे अच्छा भाषण भी कहा जा सकता है, और वैचारिक तौर पे बहुत स्पष्ट, और आगे का रोडमैप क्या है उसको जो था वो स्पष्ट करने वाला ये था आज का उनका भाषण। यहाँ से बहुत सारी चीजें आगे खुलती हैं कि किनको साथ चलना है, कितनी दूर तक साथ चलना है, क्या एजेंडा होगा, किससे कहां तक संपर्क आगे होगा।
ये सारी बातें आज राहुल गांधी ने स्पष्ट की। इससे पहले राजीव जी जो वहां बातें हुई और जो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी शशिदेव करके, उन्होंने भी जो अपना बीज वक्तव्य जिसको कहा जा सकता है वो दिया, उसमें काफी कुछ राजीव जी स्पष्ट कर दिया। वो राहुल गांधी के जो विचार थे उससे काफी ज्यादा मिलता जुलता था। यानी वंचितों की परिभाषा क्या है, यहां तक बात हुई कि आखिर वंचित है कौन, और वंचित क्या केवल एक किसी जाति के तक सीमित है। तो ये भी बात हुई कि वंचित है कौन और वंचित की परिभाषा क्या है, और वंचना जो है वो कितने तरीके की है और कहां कहां वंचना है, जाति से लेकर आर्थिक मोर्चे तक और सामाजिक मोर्चे तक और सांस्कृतिक मोर्चे तक भी जो वंचित लोग हैं वो किस तरीके के वंचित, तो ये सारी बातें हुई। यानी कि वैचारिक तौर पे अब राहुल गांधी इस कांग्रेस को जो तैयार कर रहे हैं राजीव जी, ये समझा जा सकता है कि उसका एक मैनिफेस्टो जो है कांग्रेस का जो वैचारिक है उसका आज राहुल गांधी के भाषण से समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, कांग्रेस के मैनिफेस्टो से लेकर कांग्रेस की सियासत तक और राहुल गांधी के भाषण पर हम चर्चा कर रहे हैं। जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं शकील जी आपके पास। शकील जी, कल दिन भर उधर चर्चा जो है, चर्चा में प्रयागराज में जो कुछ हुआ वो रहा, यानी भगदड़ की चर्चा रही, और आज भी भगदड़ की खबर आई, और उसके साथ साथ सियासत भी जोरों पर है, और इन सब के बीच इधर दिल्ली में चुनाव है, यानी देश में बहुत कुछ चल रहा है। उसके साथ साथ दो और भी बड़ी खबर है। एक जो पहले बता चुका हूं, यानी कल से बजट सेशन शुरू हो रहा है, और उससे पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने अपना रुख बता दिया है। कल बीजेपी ने एनडीए की बैठक बुलाई है। शुरुआत हो सदन की, कल से आप व्यस्त रहेंगे वहां, और कल बीजेपी ने एनडीए की बैठक बुलाई है। यानी यहां पर पूरा का पूरा मामला जो है वो दिखाई दे रहा है कि कितने दबाव में है नरेंद्र मोदी, और उन सब के बीच कांग्रेस की राजनीति। जरा थोड़ा और ओपन करके अपनी बात रखिए कि बहुत कुछ, चाहे वो उधर प्रयागराज हो, चाहे दिल्ली चुनाव हो, चाहे बजट सेशन हो, और इन सब के बीच कांग्रेस की राजनीति कहां देखते हैं आप? कांग्रेस को कितना मजबूत, और उसमें भी चूंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं तो उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है। शेडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, इसलिए भी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। जो प्राइम मिनिस्टर नहीं कर पाते हैं वो उम्मीद शेडो प्राइम मिनिस्टर से लगाई की जाती है, इसलिए भी कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, बहुत तेज घटनाक्रम चल रहा है। आज भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, हम थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। एक तो बजट से पूर्व आज जो है कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें अर्थव्यवस्था की जो रियल तस्वीर है वो सामने रखी। वो शायद इन खबरों में सब लोग दबा देंगे उसको, कल के अखबारों में शायद ही आपको कहीं देखने को मिले, टीवी में नहीं चली होगी। लेकिन उन्होंने जो बात की है चिदम्बरम ने बजट आने से पहले, कि आज देश की आर्थिक व्यवस्था को मोदी जी कहां ले आए। उन्होंने कहा कि जो है आर्थिक मंदी है, नौकरियां नहीं है, महंगाई है, आर्थिक असमानता है और वेतन स्थिर है। देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत चिंताजनक है। लेकिन बजट आएगा उसमें इन सब चीजों को मोदी सरकार एड्रेस करेगी या नहीं, किसी को नहीं मालूम। बेरोजगारी पर उन्होंने खास फोकस किया कि बेरोजगारी की दर 40% तक बढ़ गई है, और ग्रेजुएट में, पढ़े लिखे लोगों में वो 30% तक है। लेकिन सरकार को इन सब चीजों की कोई चिंता नहीं है। दूसरा, कल के बारे में थोड़ा सा हम ये और बता दें कि प्रियंका गांधी कल पहली बार दिल्ली के चुनाव में एंट्री कर रही हैं जी। वो नांगलोई में रोड शो करेंगी कल प्रियंका गांधी, उसके बाद मुस्तफाबाद में रैली करेंगी। राहुल के भी कल के प्रोग्राम लगे हुए हैं दिल्ली में, वो मादीपुर जाएंगे। तो ये सारा घटनाक्रम बहुत तेज चल रहा है। आपने कुंभ का जिक्र किया, उसके बारे में हम सिर्फ एक घटना से अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे। सबको मालूम है, सब देख रहे हैं सरकार ने किस तरह छुपाने की कोशिश की, लेकिन किस तरह चीजें सामने आई, और मीडिया का कितना खराब रोल रहा कि मीडिया लगातार उस बात को छुपाता रहा। जनता को उसने बताने की कोई कोशिश नहीं की कि सच्चाई क्या है। 2 दिन 3 दिन पहले से सबको यह आभास हो रहा था, आशंका हो रही थी कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर मीडिया सचेत कर देता तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना से हम बच सकते थे। वीआईपी स्नान जो है एक बहुत बड़ी समस्या होती है हर कुंभ में, और जो मुख्यमंत्री होते हैं या जो अच्छे अफसर होते हैं जिनकी वहां ड्यूटी होती है, जिसमें खासतौर से एसएसपी और जिला कलेक्टर होते हैं, वो हमेशा इससे बचने की कोशिश करते हैं और मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि प्लीज
ये वीआईपी जो स्नान है इन पे आप थोड़ा रोक लगाइए, और लग जाती है। लेकिन यहां तो किसी की कहने की हिम्मत ही नहीं है। जो एसपी है वो खुद कह रहा है कि कोई भगदड़ी नहीं हुई, अफवाहें मत फैलाइए। हम 1979 की एक घटना आपको बताना चाहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस समय मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी। इसी इलाहाबाद में, इलाहाबादी कहते थे उन दिनों, आज प्रयागराज हो गया, वहां कुंभ था और वहां पे एसएसपी थे विभूति नारायण राय। जब दबाव बढ़ा, वीआईपीओ के रिक्वेस्ट आने लगे, खासतौर से जो विशेष दिन होते हैं उसमें स्नान के लिए, तो विभूति नारायण राय ने कहा कि मैं आम जनता में लगा हुआ हूं, जनता को परेशानी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भीड़ है, वीआईपी स्नान नहीं होंगे, मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। उन्होंने तिवारी जी से कहा, तिवारी जी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, कृपया ये वीआईपी स्नान पे आप मना करिए सबको और कहिए कि आम आदमी की तरह आए और करें। और नारायण दत्त तिवारी ने ये किया। उन्होंने सारे मंत्रियों को, सबको कह दिया, अपने लोगों को, बहुत वीआईपी आता है, अलग अलग क्षेत्र के तमाम लोग आते हैं, कारपोरेट का भी आता है, पॉलिटिक्स का भी आता है। उन्होंने मना कर दिया कि जिसको आना है चुपचाप आए, अपने तरह से संगम में स्नान करे और जाए, कोई कैमरा नहीं होगा, कोई तामझाम नहीं होगा। ये समस्या होती है कैमरे और तामझाम की। हमने इस पे आज लिखा है, थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। तमाम अफसरों ने 1954 से लेकर 54 की बात करने लगे कि 1954 में भगदड़ हुई थी। अच्छा, 1954 में भगदड़ हुई थी तो जायज हो जाएगी क्या? है अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा कर लिया था तो कोई दूसरा आके कब्जा कर ले तो आप कहेंगे अंग्रेजों ने भी तो कब्जा किया था। ये कौन सा तर्क है? तो ये जो है महाकुंभ की स्थिति पे, देखिए सबसे बड़ी चीज, मीडिया तो पूरी तरह फेल हो गया। इसके बारे में तो मुझे लगता है कि बात करने की कोई जरूरत ही नहीं बची है। इसने जितनी गैर जिम्मेदारी की है, जितने लोग इस महाकुंभ में प्रयागराज में मरे हैं, वो सारे के सारे इस मेन स्ट्रीम मीडिया, इसको राहुल ने भी कहा मेन स्ट्रीम मीडिया, इसके खाते में जाएंगे। अगर ये सचेत कर देता, अगर ये सही सही स्थिति पहले से बताता रहता, तो निश्चित ही रूप से, देखिए अफसरों ने काम किया है, अफसर अपना काम करते हैं, उन पे बहुत दबाव है, उन पे लगातार दबाव बनाया जाता है, लेकिन उनके अंदर एक चेतना है, एक पुरानी परंपरा है। लोग पुराने अफसरों से बात करते हैं कि आपने कैसा किया था, कैसे नहीं किया था। अभी एक श्रीवास्तव साहब वहां पे एसएसपी थे, उनका नाम बहुत आ रहा है, उन्होंने ही यातायात व्यवस्था पूरी सुचारू की थी और उसी को फॉलो किया जाता है आज तक। लाल बजरी पे जाओ, काली बजरी से वापस आओ, एक तरफ से जाओ दूसरी तरफ से वापस आओ, रुकना नहीं है, चलते रहो चलते। तो ये सारी चीजें प्रशासनिक अफसर अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जहां वीआईपी मूवमेंट आ जाता है वहां कोई भी कुछ नहीं कर सकता, सब लाचार हो जाते हैं। और जहां साथ में कैमरे आ जाते हैं, लंबे समय तक अगर वीआईपी संगम में स्नान करेगा तो निश्चित ही रूप से गड़बड़ियां होंगी। बड़ा सीधा सिद्धांत है प्रशासन का कि जल्दी से स्नान करिए, आप डुबकी जिसे कहते हैं, देसी भाषा में उसको बुड़की भी कहते हैं, डुबकी लगाइए और चले जाइए। ये कैमरा, तामझाम, प्रशंसा, आत्म प्रशंसा, ये सब करेंगे तो इससे आम जनता की भीड़ बढ़ती चली जाएगी। खैर, तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है, ये बहुत ही दुखद त्रासदी है। अभी 1 महीना और कुंभ है, ये प्रशासनिक अफसरों को अपने तरीके से काम करने देना चाहिए, शायद वो इसको सबको अच्छी तरह निभा के ले जाएंगे। दूसरा, अब संसद का सत्र शुरू होगा। संसद के सत्र में जैसा आपने बताया, निश्चित ही रूप से कांग्रेस इस मांग को और जोर शोर से उठाएगी, क्योंकि आज फिर वंचित समाज के उसमें उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की बात की राहुल ने, कि जो अमित शाह ने कहा था उसके लिए उन्हें माफी मांगना होगी। ये डॉक्टर अंबेडकर का अपमान है, ये भारत के संविधान का अपमान है, ये दलित पिछड़ों का अपमान है कि दलित पिछड़े अंबेडकर 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 करते रहते हैं। मतलब ये कहा गया उनसे कि आप ये सब मत करो। तो ये जो है एक बहुत ही तेज गति से चलने वाला सीन आपको कल से देखने को मिलेगा, जिसमें संसद भी होगी, दिल्ली के चुनाव भी होंगे, कुंभ भी होंगे, और ऐसे में सरकार क्या कर रही होगी, सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही होगी या किसी समस्या से निपटने की कोशिश कर रही होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये सरकार हिंदू मुसलमान करना बंद करके, नफरत फैलाना बंद करके थोड़ा सा भी काम करना शुरू कर देती, तो ये कुंभ की जो भयानक त्रासदी हुई है ये नहीं होती। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आज खबर ये भी आ रही थी कि वीआईपी जो पासेस हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं, लेकिन जो हो गया सो हो गया। प्रशांत जी, आखिर हुआ क्या और क्या इसके पीछे की सियासत है? वीआईपी पास कैंसिल हुए हैं तमाम बेकसूर लोगों की जाने के बाद। वीआईपी पास इशू हो रहे थे, ये भी इस बात की गवाही है जी,
देखिए जैसा शकील जी कह रहे हैं, मैं 2 कुंभ, एक कुंभ में और अर्ध कुंभ में मैं रह चुका हूं। मुझे मालूम है कि वहां के जो अफसर है, जो प्लानिंग है, वो बहुत बढ़िया होती है। पुराने अफसरों से भी वो राय मशवरा करते हैं। ऐसे हादसे अब नहीं होते थे, ये अब कैसे हो गए? ये वीआईपी मूवमेंट और कॉर्पोरेट कुंभ की वजह से हो गए। एक तो इमेज बिल्डिंग का रास्ता बना लिया गया कि कोई पॉलिटिकल इमेज बिल्डिंग करनी है। दूसरा, 27 तारीख से और 29 तारीख को यह हादसा होता है। 27 तारीख के बाद से जो वीआईपी मूवमेंट वहां हुए, उसने वहां की व्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचाया या उसको डिस्टर्ब किया, इसकी जांच होनी चाहिए। वहां पे गृह मंत्री अमित शाह गए वहां पे, और उस वजह से शहर में ट्रैफिक रोका गया, तमाम जगह ट्रैफिक रोके गए। उसके बाद गौतम अडानी वहां गए, वहां हॉलीवुड और बॉलीवुड के स्टार्स गए। कहीं कुछ व्यवधान पड़ रहा था जिसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई, और जो जब हादसा हो गया तो आप देखिए कि इस कॉर्पोरेट मीडिया का चेहरा जो है बेनकाब हो गया। वो तमाम भगदड़ में जो एक लाश जो है उस मीडिया की भी है, जो झूठ को छुपाता रहा, जी, जो झूठ बताता रहा कि अब वहां कुछ नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि आपको सच बताना है, तब तो आप सिक्योरिटी, जब तब प्रशासन, सरकार जो है वो हरकत में आएगा। अब एक और इसमें चौंकाने वाली बात है जिसकी जांच होनी चाहिए। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि एक कंपनी अर्नेस्ट एंड यंग, जो अकाउंटिंग कंपनी है जी, उसको कुंभ के ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर तमाम चीजों का ठेका किसने दिया? क्या वो कॉल ले रहे थे या प्रशासनिक अधिकारी कॉल ले रहे थे? जो आईएएस आईपीएस है वो कॉल ले रहा था कि अर्नेस्ट एंड यंग के लोग कॉल ले रहे थे? ये अर्नेस्ट एंड यंग को किसने लगाया? योगी सरकार ने लगाया कि मोदी सरकार ने लगाया? और ये दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा मेला होता है जहां इतने सारे लोग आते हैं। अर्नेस्ट एंड यंग एक अमेरिकन कंपनी, उसको क्या तजुर्बा होगा ऐसी चीजों का जितना हमारे अधिकारियों को होगा, और हमारे अधिकारी इसको सक्सेसफुल करते रहे हैं। जी, वो पॉन्टून ब्रिज वहां पे बने, वो सब इस्तेमाल क्यों नहीं हुए तीर्थ यात्रियों के लिए? तमाम सारी बातें जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और बाद में पत्रकारों के भी ऑडिट होने चाहिए अब कि कब क्या हुआ। क्योंकि अभी जो खबरें आ रही हैं कि 60 से ऊपर लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। तो ये कुंभ मेला एक इतना बड़ा इवेंट है हिंदू धर्म का और भारत का, उसमें ये जो इमेज बिल्डिंग, उसमें कॉर्पोरेट कल्चर, उसमें वीआईपी कल्चर, ये सारा जो घालमेल हुआ है उसने चीजों को डिस्टर्ब कर दिया है, और उस वजह से उसकी ये इतना बड़ा हादसा हो पाया। वरना कुंभ का मैनेजमेंट बड़ा फुल प्रूफ होता है। वहां कुछ सिद्धांत वही जो शकील जी ठीक कह रहे हैं, सिद्धांत उसका वही है कि भीड़ को रोकना नहीं है, चलने देना है। मूवमेंट लगातार होगा, मूवमेंट जैसे ही रुकेगा वो हादसे आप होंगे। वहां पे भीड़ जहां जमा होगी हादसे होंगे। अब कल योगी जी ने तीर्थ यात्रियों पे ही दोष मढ़ दिया, तब जो जांच अधिकारी हैं वो क्या जांच करेंगे? जो जांच कमीशन बैठा वो क्या जांच करेगा? जब मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि लोग बैरिकेड तोड़ के आ गए। लोग बैरिकेड तोड़ के क्यों आ गए? भीड़ के पास अपना दिमाग नहीं होता। उसको पीछे से आप अगर ट्रैफिक को आने देंगे तो भीड़ बढ़ेगी। उसका मंत्र वही है कि वहां भीड़ किसी भी जगह पे लोगों की डेंसिटी बढ़ने नहीं देनी है। ये हमने होते हुए देखा है। वो सीसीटीवी कैमरे से, मॉनिटर से करते हैं, और उसमें 2-3 जगह जो है 1-1 लाख लोगों के लूप बनते हैं कि 1 लाख लोगों को घुमाते रहे लगातार भीड़ स्टैम्पीड से बचाने के लिए। ये सब चीजें वहां हुई थी कि नहीं हुई थी? बड़ा सवाल ये है कि ये अर्नेस्ट एंड यंग कहां से आ गए, इसकी जांच होनी चाहिए कि कितने वहां पे राजनेताओं के होर्डिंग लगे हुए थे। उससे पता चलता है कि फोकस कुंभ मेला नहीं था, फोकस इमेज बिल्डिंग था, पॉलिटिक्स था। ये इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है। और आप देखिए कि लगातार
इतने घंटों बाद चीफ मिनिस्टर आए। जी बिल्कुल। अभी अमेरिका में एक हादसा हुआ, हवाई जहाज गिर गया, क्रैश हो गया, मिड एयर क्रैश हो गया, एक हेलीकॉप्टर से टक्कर हो गया, ट्रंप का मैसेज आ गया, तुरंत आ गया था, रात में ही आ गया। जो वहां के तमाम राजनेताओं के मैसेज आ गए। चीफ मिनिस्टर 12-13 घंटे 14 घंटे बाद आकर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, उसमें भी आरोप लगा रहे हैं कि तीर्थ यात्रियों की वजह से ही हो गया। तो बहुत दुखद है। जी बिल्कुल, बहुत दुखद है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। सरकार संवेदनशील होनी चाहिए, लेकिन संवेदनाएं कहां हैं और उसके लिए इंतजाम क्यों नहीं है और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कुंभ की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें कुंभ की घटना और कल से लेकर आज तक लगातार ऐसी घटनाएं और आखिर मौत के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों पर भी सियासत हो रही है क्या, ये सब कुछ जानने समझने की जरूरत है। और इन सब के बीच कल से बजट सत्र और उसमें भी कुछ सियासी दांव-पेच, क्योंकि बजट को पास करवाना और इसलिए इधर दिल्ली में गहमा गहमी तेज है। जरा कुंभ से लेकर दिल्ली तक एक बार फिर से प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। रविकांत जी, आप सुन रहे हैं, सवाल यही है कि आखिर चूंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं, आपके पास ज्यादा खबर होगी, कुंभ में जो कुछ हुआ उसके पीछे जो भी कहानी बताई जा रही हो, लेकिन हकीकत क्या है? देखिए, उसमें अगर बहुत सामान्य तौर पर देखा जाए तो वीआईपी कल्चर की वजह से और वो प्रोटोकॉल ये सब है, लेकिन उसका मुझे लगता है कि सीधी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की है। ये अब नहीं चलेगा कि नहीं साहब उसमें प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार हैं, गोदी मीडिया जिम्मेदार है, वो है। उन मुझे लगता है कि उन हत्याओं में उनकी गुनहगारी है, लेकिन ये हो क्यों रहा है, किसके इशारे पर हो, गोदी मीडिया क्यों ऐसा दिखा रहा है, कौन ये ब्रांडिंग कर रहा है। वहां मेला जिस चीज का है, जिस धर्म का है, श्रद्धा का है, कटआउट किसके लगे हैं? मोदी और योगी के। तो जिम्मेदारी किसकी होगी? पहली जिम्मेदारी। और मुझे आश्चर्य है कि विपक्ष ने इनमें से किसी का इस्तीफा नहीं मांगा। सत्ता जैसा चाहती है वैसा विपक्ष भी हो रहा है। इतनी मौतों के बाद योगी आदित्यनाथ को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन इनके लिए मैं नहीं समझता कि उनकी कोई चिंता का विषय है। और इसलिए नहीं है कि अगर कोई वीआईपी मरा होता, कोई उनका अपना मरा होता तो उनको उसकी पीड़ा होती, दर्द होता। ये मरने वाले कौन है? अभी मैं इतना हृदय विदारक वीडियो देख रहा था। एक मां बैठी हुई, इसकी 2 बच्चे लापता है, भयानक तरीके से रो रही है। मरने वालों की फहरिस्त अगर उठा करके आप देखिएगा, उसमें कौन है? गरीब, दलित, पिछड़े। कोई परवाह नहीं है उन्हें, उनका सिर्फ इस्तेमाल करना है। ये इवेंट हो गया है, कुंभ इवेंट नहीं है। लोगों की अपनी श्रद्धा है, उनका ऐसा विश्वास है कि कुंभ में नहाने से ये हो जाएगा। मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन उस तरफ जबरन धकेला जा रहा है। और आप उसके आधार पर करना क्या चाहते हैं? आप रील से देखिए ना, महाकुंभ की ब्रांडिंग पूरी दुनिया में। साहब कौन कौन आ रहा है, क्या रिकॉर्ड हम बना, ये रिकॉर्ड बनाने के लिए होती है आस्था? रिकॉर्ड बनाने की चीज है क्या? कितने लोग वहां पर मरे हैं ये आंकड़ा भी नहीं दे सकता। अगर हिम्मत है योगी आदित्यनाथ को तो जरा जारी करें सूची कि कौन मरा है। और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि इन मरने वालों में मोस्टली दलित, पिछड़े, गरीब है, उनका अपना कोई नहीं। ये असल में श्रद्धालु थे, और ये श्रद्धालु वगैरह नहीं, सब सांप्रदायिक है, जिन्हों केवल धर्म के आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकना आती है। इनको पीड़ा नहीं होगी। कितनों के बाल बच्चे हैं, जरा देख लीजिए, इनको क्या पीड़ा होगी, कैसे घर चलाए, कैसे कितने मशक्कत के बाद लोग गए होंगे। और अभी जो हो रहा है वहां पे, आज एक आग लगी है, तो
इसकी जिम्मेदारी तय करनी होगी, सबसे बड़ी बात यह है। और जिम्मेदारी इसमें योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के कटआउट लगे, वो इतने निर्लज्ज हैं, वो हम सब जानते हैं। लेकिन ये काम विपक्ष का है। वो ये ना सोचे कि साहब हम अगर ऐसा बोलेंगे तो हमको हिंदू विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। नहीं बोलेंगे तब भी कहेंगे वो। एक बेशर्म बाबा ये कहता है कि जो कुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही होगा, उसके बारे में क्यों नहीं बोला जाएगा? कौन है वो? ठेकेदार है क्या? विपक्ष को इस मामले में सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए कि इन मौतों की जिम्मेदारी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की है। इतना वो पैसा बहा देता है, उसमें लाशें बहती, ये तय करना होगा। वरना आपके लिए भी इवेंट है, और मैं फिर कह रहा हूं कि उनके आंख से एक आंसू नहीं आया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि उसमें उनके अपने नहीं है। ये मरने वाले दलित और पिछड़े हैं, पता नहीं कब चेतेंगे। एक तरफ राहुल गांधी है, बाबा साहब अंबेडकर की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, और विवेकानंद से लेकर के और अंबेडकर तक यही कह रहे थे कि इस देश के लोगों का विकास साइंटिफिक टेम्परामेंट से होगा, पढ़ने से होगा जी, ज्ञान हासिल करने से होगा। लेकिन इनको तो अशिक्षित बना करके रखना है, इनको अज्ञानी बना करके रखना है, उनको पाखंडी बना करके रखना है। ये खुद ही धार्मिक नहीं है, और वो जो गए थे वो सच में धार्मिक श्रद्धालु थे, वही मारे गए। इसलिए जिम्मेदारी तय करने की बात होनी चाहिए। वो मोदी मीडिया जो कर रहा है वो तो आग लगा ही रहा है, उसका तो काम ही हो गया, धंधा है उसका। वो मीडिया नहीं है, उसको मीडिया कहना बंद करना पड़ेगा, वो धंधेबाज है। और जो जनता से चुन करके गया है, जिम्मेदारी उसकी है, और उसको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। राजू जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन क्या सियासत में जो कुछ अब बदलाव आया है, उस बदलाव को ही अब स्वीकार कर लिया जाए? प्रकाश जी, आप लोगों ने भी बहुत कुछ देखा, हम सब ने देखा है और पढ़ा है, सुना भी है। लाल बहादुर शास्त्री रेल एक्सीडेंट पे रेल मंत्री इस्तीफा दे देता है, और ऐसे इस क्रम को बढ़ते भी हम लोगों ने देखा है। लेकिन अब की सियासत, और ऐसे में जो महाकुंभ में हुआ, जो घटनाएं पिछले दिनों होती रही हैं, इन सब पे बिल्कुल शांति, खामोशी। आखिर क्या माना जाए प्रकाश जी? क्या ऐसी सियासत से देश और देश का लोकतंत्र मजबूत होगा क्या? राजीव जी, जिस तरीके से यूपी की सरकार ने प्रचार किया कि इस बार कुंभ नहीं महाकुंभ होगा और उसमें इतने करोड़ लोग आएंगे, तब बीजेपी की सरकार की निगाहें धर्म प्रेमी लोगों पर नहीं थी। बीजेपी सरकार की निगाहें थी कि कितने वोटर हो सकते हैं हमारे, कितने वोटर आएंगे, इस बात पर उनकी निगाहें थी। जिस तरीके से प्रयागराज में, अयोध्या में, काशी में, उसके आसपास बड़े पैमाने पर हजारों एकड़ जमीनें कुछ उद्योगपति खरीद रहे हैं, और वो गुजरात के उद्योगपति खरीद रहे हैं। ये वही हैं जो उस पूरे इलाके को धार्मिक पर्यटन के नाम पर एक बड़ा हवा खड़ा करना चाहते हैं। उनका गणित सीधा सीधा है कि अगर दुनिया में 3 करोड़ भारतीय मूल के लोग हैं और 2.5 करोड़ लोग भी हिंदू हैं, और वे साल में एक बार उनके रिसोर्ट में आएंगे तो उन्हें कितनी कमाई होगी। उनकी निगाहें वहां हैं। एक और बात, जब भी वीआईपी कल्चर की बात होती है तो नेताओं की बात होती है। हम उन वीआईपी बाबाओं को भूल जाते हैं जो बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता बने हुए हैं, जिसकी ओर अभी इशारा किया गया, जो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कुंभ में नहीं आएगा वो हिंदू है ही नहीं। भैया, आपको लाइसेंस मिला हुआ है, और अगर इस पूरे देश के लोग चले गए तो व्यवस्था कहां से करोगे? और हमारे तो धर्म में ही कहा गया है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो ये सारी बातें जो हो रही हैं, जो आप एक बात और देखिए, पिछले कुछ दिनों से धार्मिक उन्माद फैलाने वाले बाबाओं को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलने लगा। लाखों की भीड़ उनके कार्यक्रमों में जाती, और उनके यहां जब अव्यवस्था मचती है और दर्जनों लोगों की मौत होती है, तब कोई जांच नहीं होती उनके खिलाफ। अल्लू अर्जुन को भले ही गिरफ्तार कर लिया जाए कि उनके सिनेमा घर में प्रदर्शन हुआ, उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन उन बाबाओं पर कोई कार्रवाई नहीं। एक और बात,
मध्य प्रदेश में ही भोपाल इंदौर के बीच एक शहर है सीहोर, वहां एक बाबा की दुकान इतनी बड़ी लगती है कि राज्य सरकार ने तय किया है कि जो हाईवे है उस हाईवे की दिशा बदल दी जाएगी और एक अलग हाईवे बनाया जाएगा सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके, क्योंकि वो बाबा कहते हैं कि मोदी जी की जय करते हैं और जो बाबा हैं ये मोदी जी की जय करते हैं, ये बात है। अब एक बात पी चिदम्बरम जी की बात भी की जाए, उन्होंने जो बात कही है बहुत महत्वपूर्ण मुझे इसलिए लगी। उन्होंने एक बात कही कि इस देश में हमारी विकास दर 4 से 5% है और अगर भारत में सरकार नहीं होगी तो भी इससे ज्यादा विकास दर हमें मिलती रह सकती है, क्योंकि इस देश में करोड़ों मजदूर हैं जो काम करते हैं, करोड़ों किसान हैं जो काम करते हैं, तो 4-5% की नेचुरल ग्रोथ हमारी होनी ही होनी है। तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी सरकार का होना या न होना हमारे अर्थव्यवस्था में कोई योगदान ही नहीं देता, उसे दिशा ही नहीं देता। तो इससे बढ़कर दुखद बात और क्या होगी कि हमारी सरकार का होना और न होना करोड़ों मजदूरों के लिए, किसानों के लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि सरकार जिन लोगों की तरफ ध्यान देती है, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि सरकार कुछ लोगों की तरफ ही ध्यान देती है जो उन्हें चंदा देते हैं। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो चिदम्बरम जी ने कही। चिदम्बरम जी ने बहुत डिटेल में कहा कि 1950 से 80 की तुलना में बाद में हमने जो तरक्की की, क्योंकि उदारीकरण था, उसी के कारण हम यहां पहुंचे हैं। तो ये बात कहना कि देखिए हमने इस गति से तरक्की की, ये ठीक नहीं। दूसरी बात, आपने विकास का पैमाना बदल दिया, जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थी उसका पैमाना आपने बदल दिया। जो पहले 2002, 3, 4 के आसपास हमारा जो दर थी उसे हम मानते थे, लेकिन अब हम 2012 की विकास दर को उसके आधार पर मानते हैं। यानी ये ऐसा है, सरल शब्दों में कहें कि एक स्कूल का या कॉलेज का रिजल्ट बिगड़ रहा था तो ये नियम बनाया गया कि अब पास होने के लिए 33% नंबर नहीं 25% नंबर लाना जरूरी है, और फिर कहा जाए कि देखिए हमारे इतने प्रतिशत विद्यार्थी पास हो गए। तो ये पूरा घालमेल जो है आम लोगों की समझ से बाहर है। और चलते चलते एक बात राहुल गांधी की भी, राहुल गांधी ने आज अमेरिका की सेट एग्जाम का एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भारत में जब आप कहते हैं कि तो समान फील्ड नहीं है दौड़ के लिए, उन्होंने कहा कि जब अमेरिका में एसएटी का एग्जाम पहली बार हुआ तो गोरे छात्रों का प्रदर्शन अफ्रीकन अमेरिकन छात्रों से बहुत अच्छा, यानी अधिकतम अव्वल नंबर पे वे लोग थे जो गोरे छात्र थे। अफ्रीकन अमेरिकन का प्रदर्शन 2ym दर्जे का था। तब क्या हुआ कि एक प्रोफेसर ने कहा कि जो बात ये कही जाती कि ये लोग ज्यादा योग्य नहीं है, इसे आप बदल दीजिए। तो उन्होंने नया प्रयोग किया, एक ऐसे प्रोफेसर से सारे क्वेश्चन पेपर तैयार करवाए जो अफ्रीकन अमेरिकन था, और उसने जब वो प्रश्न पत्र बनाया तो आप देखिए क्या नतीजा था। नतीजा यह हुआ कि सारे के सारे गोरे छात्र फेल हो गए। तो हमें जो परीक्षा दी जाती है, जो बातें, जो गणित, जो सामाजिक विज्ञान सिखाया जाता है कॉलेज में, मैनेजमेंट कॉलेज में, अगर आप उसे देखेंगे तो वो है क्या। अब जो तमाम देश के बड़े मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, IIM जैसे कॉलेज हैं जहां लाखों के करोड़ों तक फीस पहुंचती है, वो क्या पढ़ाते? वे ये नहीं सिखाते कि इस देश में सब लोगों के साथ न्याय कैसे हो। अधिकतर भी यही शिक्षा है, आप तो विदेश में पढ़े हैं राजीव जी, क्या सिखाया जाता है कि देखिए कैसे मांग को क्रिएट किया जाए, कैसे कृत्रिम मांग क्रिएट की जाए, कैसे आम आदमी के लिए साइकिल और स्कूटर नहीं बनाया जाए, कैसे मर्सिडीज कार बनाई जाए, भारत में बगुटी लाई जाए, महंगी कारें लाई जाए, क्योंकि सरकार को लगता है कि ये कारें आएगी जो कुल मिलाकर देश की आबादी का 1% है। सरकार को लगता है कि ये बढ़ेंगी तो हम कहेंगे देखिए भारत ने कितनी तरक्की की है, हमारी जीडीपी कितनी गति से बढ़ रही है। लेकिन चिदम्बरम जी ने कहा कि जो गति, जो प्रतिशत हम कहते हैं कि हमारा 4.5% बढ़ा है, हमारा जीडीपी 6% बढ़ रहा है, अमेरिका का और चीन का उदाहरण देकर उन्होंने कहा कि वहां का जीडीपी का रेट हमसे कम है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का जीडीपी विकास दर 2.7% है और चीन के केवल 4.9%। लेकिन अमेरिका में जो सकल उत्पाद है वो 787 अरब अमेरिकी डॉलर, और चीन में जो दर है वो उसका लगभग आधा है। यानी ये जो आंकड़े बता रही सरकार, ये धोखा है। और वैसे भी कहा जाता है अर्थशास्त्र की भाषा में कि झूठ 3 तरह के होते हैं,
झूठ, सफेद झूठ और आंकड़े। तो ये आंकड़े भी सफेद झूठ से आगे की सीढ़ी है राजीव जी। आंकड़ों पे कल से बात खूब होगी, क्योंकि कल से बजट सेशन, बजट सत्र शुरू हो रहा है और परसों यानी 1 फरवरी को बजट, देश का अगला बजट पेश होगा। इसलिए आंकड़ों पे खूब बात होगी। साल भर लोग बजट को खोजेंगे कि बजट में है क्या। साल भी बीत जाने के बाद फिर से नए बजट की तैयारी होगी। यही हो रहा है पिछले 10 साल से, क्योंकि पहले बजट में क्या कुछ रहता था उसके लिए एक किताब दी जाती थी, पूरा का पूरा बजट बुक, लेकिन अब बताया जाता है कि ऑनलाइन है, उसको आप देख लीजिए। ऑनलाइन में भी घालमेल रहता है, इसलिए कह रहा हूं। चलिए खैर, इस पर चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि कल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। लेकिन उससे पहले जो चीज़ें हैं, जिसमें वक्फ बिल भी है, एक यूसीसी भी आ गया है उधर उत्तराखंड में, उसको लेकर भी खूब चर्चा है। लिव इन में रहने वाले लोगों को भी अब सरकार को बताना होगा कि आप रह रहे हैं, तो उधर वो चल रहा है। देश में सियासत जोरदार चल रही है और इन सब के बीच राहुल गांधी का भाषण भी जोरदार है, और उससे ज़्यादा जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी वो महाकुंभ, और महाकुंभ में जो घटनाएं घट रही हैं लगातार, बहुत छिपाने के बाद, बहुत बचाने के बाद, बहुत पचाने के बाद भी खबरें बाहर आती हैं, और दुखद खबरें ज़्यादा बाहर आती हैं। इस पर सरकार को चिंता करनी चाहिए, वरना जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। विपक्ष कितना मजबूत है और आने वाले समय में कितना मजबूत होगा, इसकी चर्चा हम लगातार करते रहते हैं। चलिए, लेकिन आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप तमाम साथियों का, प्रकाश जी आपका, प्रशांत जी आपका, अमलेंदु उपाध्याय। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।